फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है और ये तारीख है 28 मई 2023। आज के दिन आपको पता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। और इस उद्घाटन को सिर्फ और सिर्फ एक स्मारक या एक इमारत का उद्घाटन मात्र नहीं है, बल्कि न सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से बल्कि दुनिया के लोकतांत्रिक परंपराओं के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इवेंट है। और इस वजह से इस तारीख को जो है हमने एक नया वीडियो बनाना उचित समझा। और वास्तव में इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सब को जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें इन सारे तथ्यों से वाकिफ़ होना चाहिए। संसद भवन के उद्घाटन से जुड़ी हुई कई बहुत महत्वपूर्ण बातें ऐसी है जो आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो गया है। इसलिए इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, जैसे इसमें एक 28 मई 2023 यानी 28 मई का जो तारीख है उस तारीख को समझने वाली बात है। दूसरी बात कि इसमें राजदंड के रूप में जो सेंगोल की स्थापना की गई, राजदंड की जो है संसद में लोकसभा स्पीकर के बगल में दाईं ओर जिस राजदंड को स्थापित किया गया उस सेंगोल के बारे में, उस राजदंड के बारे में जानना है। इसके बाद संसद भवन का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन विमल हसमुख पटेल के द्वारा तैयार किया गया, जो 2019 में जिन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया गया। ऐसे कई और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों को आज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। जब अंग्रेजों का शासनकाल था, अंग्रेजों के शासनकाल में 1921 ईस्वी में इस बात को डिसाइड किया गया कि भारत के लिए एक नई विधानसभा होनी चाहिए। ये अंग्रेजों ने डिसाइड किया और अंग्रेजों ने 1921 में डिसाइड किया और 27 में बनकर तैयार हुआ। यानी कि जो वर्तमान संसद भवन है उस वर्तमान संसद भवन को तैयार होने में लगभग 6 साल का समय लगा। और एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इसके चीफ आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ही इसकी पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार की थी। लेकिन जब हम नई संसद भवन की बात करते हैं तो नई संसद भवन याद रखिएगा कि वो मात्र 21 महीने में बनकर तैयार हुआ, जहां पुरानी संसद की तैयारी में या उसको बनाने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे और इसे बनाने में लगभग 950 और कहीं पर भी जो है 971 करोड़ रुपए जो है खर्च होने की बात की जा रही है। इसके बाद पुरानी जो संसद भवन है वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर उसके चीफ आर्किटेक्ट थे, जबकि अगर नई संसद भवन की बात करें तो विमल हसमुख पटेल उसके जो है चीफ आर्किटेक्ट हैं। इसके अतिरिक्त जो है आपको ये भी जानना चाहिए कि जो पुरानी संसद भवन था उस पुरानी संसद भवन का जो आकार था वो वृत्ताकार था, वो गोलाकार था। लेकिन जो नई संसद भवन है वो वास्तव में त्रिकोणाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। लेकिन अगर देखा जाए तो षटकोण है। ये त्रिभुजाकार आकृति में जो है कह सकते हैं कि जो ज़मीन है वो त्रिभुजाकार आकृति है, लेकिन इसमें जो इमारत बनाया गया वो वास्तव में अगर देखा जाए तो वो गोमुख आकार का है, षटकोण है। ये भी आपको याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो पुराना पार्लियामेंट हाउस था वो पार्लियामेंट हाउस है वो मुरैना के 64 योगिनी जो मंदिर है मध्य प्रदेश में, उस 64 योगिनी मंदिर के कह सकते हैं कि उसकी एक रेप्लिका बनाई गई। यानी कि जो संसद भवन है वर्तमान, वो संसद भवन मुरैना के 64 योगिनी मंदिर की रेप्लिका यानी उसकी प्रतिकृति है। लेकिन जब नई संसद भवन की बात की जाती है वो भी मध्य प्रदेश में चालुक्य युगीन एक मंदिर है जिसे विजय मंदिर कहा जाता है। और ये विदिशा, जिसे भेलसा भी कहकर पुकारा जाता है, कहा जाता है कि विदिशा में स्थित जो चालुक्य युगीन जो मंदिर था विजय मंदिर, जो कि एक प्रकार का सूर्य मंदिर है, एक सन टेम्पल है, उस सन टेम्पल की प्रतिकृति या रेप्लिका जो है वो देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जो संसद भवन है वो नई संसद भवन पुरानी संसद भवन से किस रूप में भिन्न है और मुख्य रूप से हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब हम लोग समझते हैं कि सेंगोल से संबंधित जो विवाद है या फिर उससे जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो इतिहास क्या है। तो ये चोला डायनेस्टी जब भारत के इतिहास में जब शासन था साउथ इंडिया में, विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में, तो सेंगोल जो परंपरा है
चोलों की परंपरा से या चोलों की अपनी एक परंपरा थी, उस परंपरा से लिया गया। उसके अंतर्गत क्या था कि जब कोई नया शासक जो है राजगद्दी को प्राप्त करने वाला होता था, तो पुराने शासक से राजदंड जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता था। उसी को सेंगोल कहा जाता है। सेंगोल एक्चुअली तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से निकला हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है नीति परायणता। यानी कि इस राजदंड को जब इसे ट्रांसफ़र किया जाता था, तो इसका मतलब ये होता था कि नवग्रहित जो शासक है, वो शासक अपनी जो शासन करने की जो परंपरा है, उस परंपरा को पूरी कर्तव्यता के साथ, पूरी जो है नीति परायणता के साथ जो है उसका अनुपालन करेगा। ये वास्तव में उसका प्रतीक होता था। और ये कहा जाता है कि 1947 ईस्वी में 14 अगस्त की रात जब सत्ता का हस्तांतरण होना था, माउंट बेटन के द्वारा सत्ता को ट्रांसफ़र किया जाना था भारत के उस समय के कह सकते हैं कि महान जो व्यक्तित्व जवाहरलाल नेहरू को, तो जवाहरलाल नेहरू को राजपद का जब ट्रांसफ़र किया जाना था, तो माउंट बेटन ने जवाहरलाल नेहरू से ये सवाल किया कि किस तरह से सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, सी राजगोपालाचारी को जो है आगे किया। सी राजगोपालाचारी वास्तव में एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति की जो समझ है, वो समझ बहुत ही विकसित थी। और सी राजगोपालाचारी को इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने उनको जो है इंडिकेट किया। तो सी राजगोपालाचारी ने उस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने सेंगोल की जो परंपरा थी, जो राजदंड को देने की परंपरा थी, उस परंपरा के बारे में जिक्र किया। जवाहरलाल नेहरू जो है, जबकि वो एथिस्ट थे, वो नास्तिक थे, बावजूद इसके भारत की जो अपनी सांस्कृतिक जो परंपरा के संदर्भ में सी राजगोपालाचारी ने उन्हें जो उपाय सुझाया, उनको उन्होंने एकदम सहर्ष स्वीकार कर लिया। और सी राजगोपालाचारी को ही पूरी जिम्मेदारी दी गई कि इस राजदंड को जो है उसकी डिज़ाइन किया जाए, या उसको जो है उसको कैसे मतलब तैयार करना है, उन सारी जिम्मेदारियों को सी राजगोपालाचारी को जो है हैंड ओवर किया। और तब सी राजगोपालाचारी ने जो है अपने एक साउथ इंडिया के तमिलनाडु के एक ज्वेलरी जो है परिवार को, वहाँ पर उनको जो है कहा गया कि उसकी डिज़ाइन तैयार करें, और उसको डिज़ाइन तैयार किया गया। और उसके बाद सबसे पहले उसे माउंट बेटन को दिया गया। माउंट बेटन जो है वो क्या है कि जवाहरलाल नेहरू को दिया, और जवाहरलाल नेहरू ने फिर बाद में क्या किया कि इलाहाबाद के संग्रहालय में उसे सुरक्षित रखवा दिया। तो जो ये राजदंड देने की परंपरा, सत्ता हस्तांतरण की जो परंपरा है, इस परंपरा के बारे में जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी जब जानकारी मिली, तो उन्होंने भी जो है इस परंपरा को एक बार फिर से प्रकाश में लाने की जो है वो क्या है कि कोशिश की गई। उस पर पूरा जो है रिसर्च किया गया, और रिसर्च करने के बाद जाकर सेंगोल की परंपरा भारत के इतिहास में जो कभी एक मान्यता प्राप्त परंपरा थी, उसको फिर से यहाँ पे स्थापित किया गया। तो ये अपने आप में एक निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद देखिए इनका जो चीफ आर्किटेक्ट है ना, बीमल हसमुख पटेल, इनके बारे में ये जान लीजिए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो डिज़ाइन है, उसका जो आर्किटेक्ट है, वो आर्किटेक्ट भी जो है बीमल हसमुख पटेल ही हैं। और इन्होंने देश में भारत के कह सकते हैं बहुत सारी कह सकते हैं कि इमारतों का उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया, उनके वो रूपरेखा तैयार की, और इस वजह से उनका देश को दिया गया योगदान की वजह से 2019 में ही उनको पद्मश्री से जो है सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरह की जो बातें हैं, वो बातें निश्चित रूप से हमारे नई संसद भवन को जो है बहुत ही उसे जो है एक महत्ता प्रदान करता है। और आप इस तरह से समझ जाइए कि जो संसद में जो भी कह सकते हैं कक्ष है, उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पुराने संसद में भवन में क्या होता था, 3 कक्ष हुआ करता था। एक होता था लोकसभा, राज्यसभा, और एक सेंट्रल जो है वो क्या है कि हॉल हुआ करता था। और उसी सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की बैठकें होती थी, और संविधान का प्रिपरेशन जो है वहीं पे किया गया था। तो सेंट्रल हॉल का बाद में इस्तेमाल कैसे होता था कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो संसद का, लोकसभा राज्यसभा का जो ज्वाइंट सेशन होता था, वो ज्वाइंट सेशन सेंट्रल हॉल में होता था। लेकिन नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल जैसी कोई भी हॉल नहीं है। लोकसभा के ही आकार को इतना बड़ा बनाया गया कि वहीं पर अगर लोकसभा राज्यसभा के अगर ज्वाइंट सेशन की जहां पर भी अगर संभावना होगी, तो वो लोकसभा में भी होगी। और आपको पता है कि लोकसभा में वर्तमान जो नई लोकसभा का जो निर्माण किया गया, उसमें जो बैठने वाले सीटों की संख्या जो है, वो सीटों की संख्या 888 है, जबकि राज्यसभा में 384 है।
ठीक है, 384 है, तो दोनों को मिलाकर जितना होता है उसके बैठने की व्यवस्था लोकसभा में है। इसलिए ज्वाइंट सेशन के लिए किसी सेंट्रल हॉल जैसी कोई पुरानी जो अवधारणा है वो इस नए संसद भवन में नहीं बना है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो अगर जो है भारत में मतलब कह सकते हैं कि जो पुरानी संसद भवन था वो संसद भवन 1921 में डिसाइड किया गया था, ठीक है ना, और वो अंग्रेज़ों ने इसको डिसाइड किया और 1927 ईस्वी में वो बनकर तैयार हुआ और उसके बाद वहाँ से कह सकते हैं कि विधान निर्माण से संबंधित कार्य होने लगे। 1950 में इसी को जो है वर्तमान भारत के पार्लियामेंट हाउस के रूप में तब्दील कर दिया गया, वर्तमान भारत की विधायिका के रूप में तब्दील कर दिया गया और इस तरह से जो वर्तमान संसद भवन है वो अस्तित्व में आया। लेकिन अब उसकी जो स्थान है वो स्थान नई संसद भवन ले लेगा। और अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है और इस पल में शायद अगर विपक्ष का भी साथ मिल जाता तो निश्चित रूप से यह एक और भी सुनहरा और ऐतिहासिक दिन बन जाता। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष ने इसका विरोध क्यों किया, तो मैं उसके राजनीतिक पहलू पे नहीं जाऊंगा बल्कि उनके पीछे जो संवैधानिक जो उनका जो दावा था वो दावा क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे AIMIM के जो चीफ ओवैसी है उनका क्या तर्क था और जो विपक्ष है और एकजुट विपक्ष वो सब विपक्ष का क्या तर्क है, भारत की जो सत्ता पक्ष है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी जो BJP है NDA उनका क्या पक्ष है, इन बातों को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। और आप देखिएगा कि विपक्ष की तरफ से किसी जो है सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने ये दावा जो है ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और उसके अंतर्गत उन्होंने दो आर्टिकल की बात की, एक आर्टिकल 79 और आर्टिकल 87। आर्टिकल 79 के अंतर्गत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा प्रस्तुत किया, यह एक तर्क रखा, एक लॉजिक रखा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग होने की वजह से उद्घाटन की जो जिम्मेदारी थी उनका जो है वो किनका था, वो राष्ट्रपति का था। लेकिन प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर एक प्रकार से संविधान का उल्लंघन किया है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये कहा कि आप जो आर्टिकल 79 है आप जो बात कह रहे हो वो सही है, लेकिन आर्टिकल 79 में कहीं पर भी ये बात नहीं कही गई है कि उद्घाटन जो है वो केवल वो जो है राष्ट्रपति ही करेगा, प्रधानमंत्री नहीं करेगा, या प्रधानमंत्री करेंगे राष्ट्रपति नहीं करेंगे। इस तरह की कहीं कोई बात जो है आर्टिकल 79 में लिखा नहीं है। आर्टिकल 87 के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण की बात करते हैं, या आर्टिकल 85 की भी बात करेंगे तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि वो लोकसभा का विघटन करते हैं, राष्ट्रपति सत्र को बुलाते हैं, सत्र को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, ठीक है, ये सारा काम राष्ट्रपति करते हैं। और आपको पता होगा कि संसद में जब भी लोकसभा राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होता है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही जाकर वो विधेयक बन पाता है। तो अगर देखा जाए तो ये एक मतलब सॉलिड लॉजिक था, ठीक है ना, सॉलिड लॉजिक था राष्ट्रपति के उद्घाटन किए जाने के जो दावे थे उस दावे के पक्ष में। लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपका मतलब कह सकते हैं कि खुले तौर पे तो नहीं कहा, लेकिन आपने ये याचिका क्यों दायर की, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की वजह से नहीं, बल्कि आपका इंटेंशन क्या है ये मुझे समझ में आता है, ठीक है। और उन्होंने साफ तौर पे उस याचिका को पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझते हैं कि अगर हम कह सकते हैं कि AIMIM के चीफ ओवैसी के तर्क को समझें तो उन्होंने ये साफ कहा कि अगर इस कह सकते हैं कि नई संसद का उद्घाटन अगर लोकसभा का अध्यक्ष करता है तो मैं इस उद्घाटन समारोह में शामिल होऊंगा, अदरवाइज नहीं। और वास्तव में अगर देखा जाए AIMIM का भी जो पक्ष है वो पक्ष भी अपनी जगह पे मुझे लगता है कि सही है। सही इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें आर्टिकल जो कह सकते हैं भारत का संविधान है, भारत का संविधान ये साफ कहता है कि भारत का जो संसद है वो संसद की जो इमारतें हैं वो इमारतों पर अगर उसकी जो कह सकते हैं सुरक्षा या उसकी बनावट पर, उसके नई इमारतों के निर्माण पर अगर देखा जाए तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष को पूरा अधिकार होता है, ठीक है। ये AIMIM का कहना है और AIMIM का यह जो पक्ष है वास्तव में संविधान में ये दर्ज है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष के ऊपर ये पूरी जो है पूरा अधिकार है या पूरी जो है कह सकते हैं कि उनको शक्ति है कि वो किनको इनवाइट करते हैं,
तो चूंकि ओम बिरला साहब जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया इसके इनॉग्रेशन के लिए, और इस वजह से भारत के प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब हम लोग समझते हैं जो दो पक्ष हमने आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अंग है, इसलिए राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए। दूसरा पक्ष हमने बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष को करना चाहिए। अब हम लोग तीसरा पक्ष जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष के जो है दावे की बात हम करते हैं। तो आप देखिएगा कि अगर हम अपने देश की जो परंपरा है वो संसदीय शासन की परंपरा है, और संसदीय शासन की जो परंपरा है उस संसदीय शासन की परंपरा में आपको पता है कि उसमें दो हेड होते हैं। एक होते हैं संवैधानिक प्रधान होते हैं, एक वास्तविक प्रधान होते हैं। तो जो संवैधानिक प्रधान है वो राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका जो प्रधान है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो चूंकि जो भी संसद भवन के निर्माण का जो कार्य है वो कार्य जो है वो कार्यपालिका के द्वारा जो है संपन्न कराया गया, इसलिए कार्यपालिका का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना चाहिए। तो ये भी लॉजिक अगर देखा जाए तो तीनों लॉजिक जो है मेरे हिसाब से, संविधान के हिसाब से तीनों लॉजिक अपनी अपनी जगह पर सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कहीं पर भी कोई भी तीनों जो लॉजिक दिए गए उस लॉजिक से संबंधित संवैधानिक जो उपबंध है उस उपबंध में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखा गया है कि उद्घाटन वास्तव में प्रधानमंत्री करेगा या राष्ट्रपति करेगा या फिर लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इस तरह के कहीं पर भी जो है हमारे देश के संविधान में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझते हैं कि वास्तव में जो विपक्ष इसका विरोध कर रही है, क्या इसके पहले जो है इस तरह की कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के अतिरिक्त जो भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं या उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्या इस तरह के इमारतों का उद्घाटन नहीं किया? तो एक तर्क जो है बीजेपी ने कांग्रेस को बताया कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का जब उद्घाटन हुआ तो वहाँ पर सोनिया गांधी गई। इसी प्रकार जो है क्या है कि जो अगर झारखंड का देखा जाए या फिर जो है कर्नाटक विधानसभा की बात की जाए तो उसके उद्घाटन के समय में जो है वो क्या है कि कांग्रेस, जबकि सोनिया गांधी उस समय जो है कह सकते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्षा थी, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं थी, वो राज्यपाल नहीं थी। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की बात अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी ना तो राष्ट्रपति ना राज्यपाल थी। तो अगर केंद्र में राष्ट्रपति उद्घाटन करता है तो राज्यों में उद्घाटन किसे करना चाहिए? राज्यपाल को करना चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने तो उद्घाटन किया नहीं। वहाँ पर कांग्रेस के जो उस समय प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पर जाकर उद्घाटन कर रही हैं। तो मैं ये बात खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि भाई आप इस तरह का आरोप लगा रहे हो, लेकिन आप अपना इतिहास खंगाल के देखिए। तो फिर इसका जवाब जो है अब क्या आता है? अभी जो है इसका एक जवाब ये आया, कांग्रेस के ही एक नेता ने ये कहा कि वास्तव में राज्यपाल और विधानसभा की बात अलग होती है और संसद की बात अलग होती है। लेकिन मैं एक संविधान का कह सकते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते मैं इस बात को अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि संसदीय शासन की व्यवस्था अगर केंद्र में है तो राज्य में भी है। राज्य में भी संसदीय शासन की परंपरा का निर्वहन किया गया। अगर संसदीय शासन की व्यवस्था में केंद्र में अगर राष्ट्रपति प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, तो राज्यों में राज्यपाल प्रमुख होते हैं। तो राज्यों की विधानसभा की अगर बात किया जाए, उद्घाटन की बात किया जाए, तो वो उद्घाटन राज्यपाल को करना चाहिए, जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि केंद्र में राष्ट्रपति को जो है वो करना चाहिए। तो वास्तव में मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये जो विरोध है, ये विरोध का संवैधानिक जो उपबंध के दायरे में या उसके प्रकाश में जो राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को करना चाहिए, राज्यपाल को करना चाहिए, मुख्यमंत्री को करना चाहिए या किसी पार्टी के अध्यक्षा या अध्यक्ष को करना चाहिए, ये सब वास्तव में हमारे देश के संविधान में कहीं पर भी जो है इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है और इसलिए ये विवाद की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और अगर हम देखें तो वास्तव में ये जो विरोध है, इस विरोध का बहुत सारे पॉलिटिकल मायने हैं और वो पॉलिटिकल मायने मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये आप खुद समझिए कि उसका पॉलिटिकल मायने क्या है। उसका विरोध वास्तव में संविधान की जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रावधानों की गरिमा को बरकरार रखने के लिए किया जाने वाला विरोध है, या फिर वो विरोध जो है किसी पॉलिटिकल जो बढ़त है वो बीजेपी ना ले ले या इंडिया की सरकार ना ले ले, हम सब पीछे ना छूट जाए, इस वजह से ये विरोध किया जा रहा है। तो विरोध किस वजह से हो रहा है ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश भारत आज से
एक नई संसद भवन से अपनी समस्त कार्रवाइयों को संचालित करेगा और दुनिया को इस बात का मैसेज दिया गया कि वास्तव में हम स्वतंत्र भारत के जो नागरिक या भारत के जो लोग हैं वो भी अपने संसद भवन अपने धन से, अपनी योग्यता से, अपनी जो है कह सकते हैं कि भारत के महानुभावों की जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं से निर्मित करा सकते हैं। ये दुनिया को मैसेज गया और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो भारत का एक नया जो कदम है, भारत के प्रधानमंत्री ने ये जो एक बहुत बड़ा काम 21 माह में मात्र करके जो दिखाया है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में ये इतिहास के पन्नों में अजर अमर होगा। इसे हमेशा याद रखा जाएगा। अगर विरोध किया है तो विरोध से जो है कह सकते हैं कि इसकी जो महिमा है, इसकी जो महत्ता है, वो महत्ता कहीं किसी स्तर पे जो है कम नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था कि इस दिन कम से कम सत्ता पक्ष विपक्ष सबको मिलकर इस दिन को एक उत्सव के रूप में शाहरुख खान ने, मनोज मुंतशिर ने, इसके बाद आप देखिएगा अक्षय कुमार ने अपने अपने जो है माई पार्लियामेंट माई प्राइड का जो एक भारत के प्रधानमंत्री ने एक प्रोग्राम का जो आयोजन किया, उसके माध्यम से उन सब ने निश्चित रूप से जो है भारत के प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया, भारत के लोकतंत्र को आशीर्वाद दिया, भारत के नागरिकों को आशीर्वाद दिया, भारत की लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं वो और सुदृढ़ हो, और मजबूत हो, और सशक्त हो। और दुनिया में जिस तरह से भारत ने कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक परंपराओं के निर्वहन के दृष्टिकोण से दुनिया में अपना एक नया स्थान हासिल किया है, वो स्थान बरकरार रहे और भी सशक्त रहे और दुनिया जो है वो नतमस्तक हो। क्योंकि हम सब ने हमेशा से देखा है कि भारत की जो ऐतिहासिक अपनी परंपराएं रही है, अपनी जो रवायतें रही है, उन रवायतों से दुनिया को जो है उन्होंने दिशा दिखाया। आने वाले समय में नई संसद भवन से कई ऐसे विधेयक, कई ऐसे कानून पारित किए जाएंगे जो आने वाली जो तारीख है उस तारीख में लोकतांत्रिक परंपराओं के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि सिद्ध होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आप सबको अपनी पूरी टीम की ओर से जो है इस ऐतिहासिक जो पल है उस पल की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ और हम सबको एक साथ कहना चाहिए जय हिंद जय भारत। हम सबको गर्व का एहसास होना चाहिए कि हम सब ने एक नई संसद भवन को देखा। हम सब एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं, कैसी जो है कह सकते काल में जी रहे हैं, जबकि हमने बहुत सारे कोरोना जैसी घटनाओं, लॉकडाउन जैसी घटनाओं को जो है हम लोगों ने साक्षात्कार किया, वैसे ही साथ में जो है हम लोगों ने नई संसद भवन को भी देखा है अपनी आंखों से। तो पुराने संसद भवन में किस तरह से संचालित होता था, नए संसद भवन में कैसे संचालित होगा, ये आने वाले समय में बहुत ही रोचक बात होगी, समझना, देखना। और आप सब भी जो है न्यूज़ पेपर में, साथ में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, जहाँ पर भी कह सकते हैं कि भारत के इस नई संसद भवन की झलक आपको देखने को मिलेगी, आप ज़रूर देखिए और गर्व का एहसास करिए। और इसी बात, इन सारी बातों, भावनाओं के साथ मैं विराम लेता हूँ। आप सब खुश रहो, खूब खुश रहिए, जश्न मनाइए। आज का ये पर्व का दिन है, ये त्यौहार का दिन है, जश्न मनाने का दिन है।